एम्बेसी की तरफ से जारी इमरजेंसी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय लोग जिस हाल में, जिस परिस्थिति में, उसी स्थिति में तुरंत कीव शहर से बाहर निकल जाएं। इसका बड़ा अर्थ है कि कहीं ना कहीं कीव में अब परमाणु हमला भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉकफीड न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में परिस्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है और अब ऐसे में भारत सरकार ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को एक फाइनल चेतावनी, एक फाइनल एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसका अर्थ बेहद बड़ा है। भारत सरकार की तरफ से जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक और छात्र कीव शहर को जल्दी से जल्दी छोड़ दें। एम्बेसी की तरफ से जारी इमरजेंसी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय लोग जिस हाल में, जिस परिस्थिति में, उसी स्थिति में तुरंत कीव शहर से बाहर निकल जाएं। इसका बड़ा अर्थ है कि कहीं ना कहीं कीव में अब परमाणु हमला भी हो सकता है और परिस्थिति अत्यंत खतरनाक हो सकती है। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। अब पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना से यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए एयरलिफ्ट अभियान से जुड़ने के लिए कहा है। वायुसेना ऑपरेशन गंगा में शामिल हो सकती है। एयरलिफ्ट के जरिए वायुसेना C-17 विमान का इस्तेमाल कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र की फटकार और प्रतिबंधों की बौछार के बावजूद रूस अब रुकने को तैयार नहीं है। एक ताज़ा ब्रेकिंग में रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूस का 64 किलोमीटर लंबा काफिला, जो कि अपने आप में अत्यंत बड़ा है, वो कीव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जंग शुरू होने के बाद से ये रशिया की तरफ से भेजा हुआ सबसे बड़ा सैन्य काफिला है। इस बीच पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने सोमवार को युद्ध में बर्बाद यूक्रेन को एक नैतिक समर्थन दिया है। केंद्र सरकार ने घोषणा करते हुए कहा है कि नई दिल्ली दवाओं सहित मानवीय सहायता के साथ कीव की मदद करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम द्वारा निर्देशित भारत की मदद की पेशकश करी थी। बागची ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने सोमवार की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान विदेश मंत्रालय को मानवीय सहायता राहत आपूर्ति की पहली खेप यूक्रेन को मंगलवार को भेजने का निर्देश दिया। बागची ने बताया कि केंद्र पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के लोगों को निकालने के प्रयासों में भी मदद करेगा जो युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यानी कि भारत सरकार केवल भारतीयों की ही नहीं बल्कि अन्य देशों के लोगों की भी मदद करेगी। भारत कीव को मानवीय सहायता की पेशकश करेगा जो पिछले 5 दिनों से भीषण लड़ाई का सामना कर रहा है। इसे लेकर अधिक जानकारी जल्द ही घोषित करी जाएगी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने अभी तक इस मुद्दे पर एक तटस्थ राजनयिक रुख बनाए हुए है और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का मुख्य रूप से भारत ने आग्रह किया है। अब युद्धग्रस्त यूक्रेन से फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के विस्तारित प्रयासों पर आगे विचार करते हुए अरिंदम बागची ने बताया कि विदेश मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद से 8000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़कर निकल चुके हैं और उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि ये लोग युद्ध शुरू होने से पहले ही यूक्रेन छोड़ चुके थे। इसके अलावा पिछले 5 दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 6 उड़ानों में तकरीबन 1400 भारतीय नागरिकों को स्वदेश भेजा है। इन 6 उड़ानों में से 4 उड़ानें बुकारेस्ट यानी कि रोमानिया से, 2 उड़ानें बुडापेस्ट से आई हैं। उन्होंने यूक्रेन की सीमा से लगे 4 देशों में विशेष दूत तैनात करने के निर्णय के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू स्लोवाक गणराज्य, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हंगरी और MOS VK सिंह पोलैंड जाएंगे और निकासी प्रक्रिया का समन्वय और निरीक्षण करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में और उड़ानें भारतीय नागरिकों को वहां से वापस लेके आएंगी। अब बियॉन्ड में छपी एक खबर के अनुसार यूएस प्राइवेट कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज के द्वारा जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी करी गई हैं उनमें सामने आया कि रूस ने कीव पर कब्जे के लिए अपनी फाइनल जंग छेड़ दी है। 64 किलोमीटर लंबे रशिया काफिले में सैकड़ों सैन्य वाहन, टैंक, आर्टिलरी गन आदि शामिल हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजीज के द्वारा यह भी कहा गया है कि अतिरिक्त रशियन बल पर और जमीन पर हमला करने वाली हेलीकॉप्टर यूनिट्स भी दक्षिणी बेलारूस में देखी जा सकती हैं, जो यूक्रेन की उत्तरी सीमा से महज 32 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि सोमवार को रूसी सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर भी गोलाबारी करी थी, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। अब रशिया यूक्रेन के बीच सोमवार को बेलारूस में जो बातचीत हुई, लेकिन इसमें कोई समाधान नहीं निकला। यूक्रेन ये चाहता है कि रशिया की जो सेना है वो पूरे यूक्रेन से जल्द वापस जाए, लेकिन रूस इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि खबर यह है कि कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के डेलीगेशन की भी सहमति बनी है और जल्द से जल्द दूसरे दौर की मीटिंग भी हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से रूस हमले कर रहा है उससे ये लगता ही नहीं है कि वो बीच का रास्ता निकालने की कहीं से भी इच्छा रखता है। इसी बीच एक वीडियो मैसेज में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मेरा मानना है कि रूस इस सरल तरीके से यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। जब एक पक्ष दूसरे पर रॉकेट से हमला कर रहा हो तो फिर किसी बात की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। ध्यान देने योग्य यह है कि इससे पहले खबरें आई थी कि रूस से बचने के लिए ज़ेलेंस्की मुल्क छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन उन्होंने इन खबरों का खंडन किया है।
अभी इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर चुनाव का माहौल है और ऐसे में पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा भाषण दिया है जिसे देखकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो विपक्षी खेमा है वो इस समय ये सोच रहा है कि आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बात ही ऐसी करते हैं जिसकी कोई काट ही नहीं होती है। तो आइए देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी का ये लेटेस्ट वीडियो। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर दंगे हुए हैं क्या? पहले होते थे ना। और दंगा कैसे रोकना ये मैंने प्रतावन में ही सीखा है। यही आप ही लोगों के साथ काम करते थे ना हम लोग। और देखिए, जो लोग यहाँ पे पहले अराजकता फैलाते थे, गुंडागर्दी करते थे, कौकसी करते थे, बेटियों के साथ छेड़खानी करते थे, मंदिरों में तोड़ फोड़ करते थे, उस कालखंड में यहाँ के नौजवानों ने सबने मिल करके मेरे साथ जो सहयोग किया था और जो ये मॉडल एकदम शांति हो गई थी यहाँ पे, आज वही शांति पूरे प्रदेश में है ना? पूरे प्रदेश में शांति। और पर्व और त्योहार में कोई व्यवधान तो नहीं डालता है, आज कोई अराजकता तो नहीं फैलाता है, कौकसी तो नहीं करता है। और हम लोग संकल्प लिया है कि बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, पर्व और त्योहार में आस्था के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे, गौ माता को भी नहीं कटने देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नुकसान नहीं होने देंगे। और आज उसी संकल्प के साथ आज सरकार कार्य कर रही है। 2017 के पहले यहाँ बिजली आती थी क्या? मिलती थी? आज तो मिल रही होगी ना। दोनों हाथ लाकर दिलों मुझे बताओ, सही ढंग से अगर मिल रहा तो बोलो, नहीं मिल रहा तो मना कर दो। बिजली मिल रही है ना? कोई शिकायत तो नहीं है? देखो, 2017 के पहले बिजली की भी जाती और मशक हुआ करता था। ईद और मुहर्रम में बिजली आएगी, होली और दीपावली में नहीं आएगी, यही होता था ना। आज तो कोई भेदभाव नहीं है ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। जितना ज्ञानेंद्र सिंह जी ने जितने मजरे गांव कहे सब जगह हमने बिजलीकरण पहुंचा दिया, सब जगह पहुंचा दिया। और बाकी अगर कोई बचा होगा वहां भी पहुंचा देंगे। जिस गरीब के पास बिजली लेने की क्षमता नहीं है उसको फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवा दिए। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन, मोदी जी ने फ्री में वैक्सीन दी है ना। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया? वाह भाई, बहुत बड़ी संख्या। आप तो सब हालेलुया के खाते हैं। ये हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। लेकिन ये वैक्सीन का किसी ने पैसा तो नहीं मांगा, फ्री वैक्सीन है ना। अगर सपा बसपा की सरकार होती है, वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती, मानते हैं ना। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिल रहा होगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा राशन? रशिया, यूक्रेन और वर्ल्ड वॉर 3 से संबंधित वीडियोस पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।